आज का हमारा ये विषय, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम हिंदी भाषा शिक्षण की अलग-अलग विधियों की बात करते हैं ना, तो ये प्रश्न आपसे सीटेट में भी पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जब आप आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, और आप जब बीएड कर लेंगे, स्कूल में जाएँगे, हिंदी शिक्षक के रूप में जब आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे भी आपसे यही प्रश्न पूछे जाएँगे कि अच्छा, आप गद्य शिक्षण की विधियां बताइए, पद्य शिक्षण की विधियां बताइए, व्याकरण शिक्षण की विधियां बताइए। व्याकरण में एक हिंदी भाषा शिक्षक किन विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है, पद्य में आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे, गद्य में किन विधियों का प्रयोग करेंगे। तो ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस एक वीडियो में हम गद्य शिक्षण की विधियों की भी बात करेंगे, पद्य शिक्षण के भी विधियों की बात करेंगे, व्याकरण शिक्षण के भी विधियों की बात करेंगे, ताकि आपको हिंदी भाषा शिक्षण की जो अलग अलग विधियां हैं वो आपको अच्छे से पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको गद्य, पद्य और व्याकरण शिक्षण की सभी विधियों के बारे में पता चल सके। तो जब हम हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों की बात करते हैं तो गद्य शिक्षण की विधियां, पद्य शिक्षण की विधियां, व्याकरण शिक्षण की विधियां, तो एक एक करके हम जो ये हमारे तीन बिंदु हैं, तीन पॉइंट हैं, एक एक करके हम इस पर बात करते हैं। तो देखिए, जब हम गद्य शिक्षण की विधियों की बात करते हैं तो हिंदी में जब हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य में क्या क्या चीजें आती हैं? गद्य में कहानियां आती हैं, गद्य में उपन्यास आते हैं, गद्य में संस्मरण आते हैं, गद्य में नाटक आते हैं। तो ये सारी जो है गद्य की अलग अलग विधाएं हैं। तो जब हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य में कौन कौन सी विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है? तो गद्य में सबसे पहले अगर हम बात करें व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि मान लो आप कोई भी एक, हम जैसे गद्य की हम बात करते हैं, हिंदी पाठ्य पुस्तक की बात करें तो एक विषय है, एक उसमें पाठ है नीलकंठ। तो हम नीलकंठ की बात करते हैं। तो जब आप कक्षा में बच्चों को जाएंगे, आप जब पाठ बच्चों को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप बच्चों को पाठ के विषय में बताएंगे, ठीक है? तो व्याख्या करेंगे, उसका व्याख्यान करेंगे, आप लेक्चर देंगे। तो शिक्षक गद्यांश का अर्थ, भाव तथा कठिन शब्दों की व्याख्या करता है, और ये सबसे अधिक प्रचलित विधि है। व्याख्यान विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग हिंदी में किया जाता है। लेकिन इस विधि में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये विधि जो है शिक्षक केंद्रित होती है। यहाँ पे शिक्षक बोलता है और बच्चे सुनते हैं, ठीक है? फिर हम वाचन की विधि की बात करते हैं तो वाचन भी दो तरह का होता है। एक होता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है? आदर्श वाचन शिक्षक करता है, ठीक है? शिक्षक आदर्श वाचन कब करता है? कि जब कक्षा में शिक्षक जाता है, क्योंकि एक हिंदी भाषा शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो हिंदी भाषा को सही तरीके से कक्षा में बच्चों के सामने बोलेगा, प्रस्तुत करेगा। तो इसलिए शिक्षक जो वाचन करता है कक्षा में उसको आदर्श वाचन कहते हैं। और शिक्षक की जो बात को बच्चे कक्षा में उसका अनुकरण करते हैं, उसको दोहराते हैं, तो उसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं। कि जब बच्चे जैसे कक्षा में शिक्षक बच्चों को कोई पाठ पढ़ा रहा हो तो पहले शिक्षक बोलेगा और उसके साथ साथ बच्चे बोलेंगे। तो फिर जब बच्चे शिक्षक के पीछे पीछे बोलते हैं तो उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। और मौन वाचन का मतलब होता है, आप जब शिक्षक कहता है, पढ़ा देता है आपको कोई विषय और कहता है कि ठीक है अब आप मन में पढ़ो और उसको समझो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मौन वाचन, मतलब चुप रह के मन में पढ़ना, ठीक है? तो ये वाचन विधि। फिर हम प्रश्नोत्तर विधि की बात करते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है ये व्याख्यान विधि के साथ साथ चलती है, जिसमें शिक्षक पहले बच्चों को बताता है और फिर साथ साथ बच्चों से प्रश्न पूछता है इस चीज की जांच करने के लिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की समझ का विकास किया जाता है इस विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। और यह विधि कक्षा को सक्रिय बनाती है। क्यों सक्रिय बनाती है? क्योंकि इसमें बच्चे बिल्कुल सक्रिय होते हैं, उनको पता होता है कि अच्छा शिक्षक हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जब हम व्याख्यान विधि की बात करते हैं तो यहाँ पे ये शिक्षक केंद्रित हम इसको विधि कहते हैं, जहाँ पे शिक्षक का ही कक्षा में शिक्षक बोलता है, बच्चे सुनते हैं। लेकिन हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे शिक्षक बोलता है, बच्चे सुनते हैं, और जब शिक्षक प्रश्न करता है तो बच्चे बोलते हैं और शिक्षक भी सुनते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि में दोनों का, हम कह सकते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को बराबर मौका मिलता है बात करने का, ठीक है?
फिर हम चर्चा विधि की बात करते हैं, इसको डिस्कशन मेथड भी बोलते हैं, इसको परिचर्चा विधि भी बोलते हैं, इसको विचार विमर्श विधि भी बोलते हैं। विचार विमर्श कोई एक विषय है, उस पर कक्षा में सभी जो बच्चे हैं अपनी राय रख सकते हैं, तो पाठ के मुख्य विचार, संदेश और मूल्यों पर सामूहिक चर्चा कराई जाती है। तो एक तरह से चर्चा विधि में सामूहिक चर्चा होती है कक्षा में, किसी एक विषय पर अलग जो विद्यार्थी हैं वो अपनी राय रखते हैं, तो इससे आलोचनात्मक एवं तार्किक सोच विकसित होती है। हो सकता है कि किसी विषय के बारे में किसी बच्चे की जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है उतनी अच्छी ना हो, ठीक है, या गलत जानकारी हो, लेकिन सामूहिक चर्चा के माध्यम से बच्चों को सही जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। तो इससे आलोचनात्मक एवं तार्किक सोच भी बच्चों में विकसित होती है। फिर हम दृश्य श्रव्य विधि की बात करेंगे। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जो हम शिक्षण सामग्री की बात करते हैं, ठीक है, टीचिंग एड्स की हम बात करते हैं, तो चाहे हम चित्र की बात करें, मानचित्र की बात करें, मॉडल की बात करें, वीडियो चार्ट आदि का उपयोग करके पाठ को रोचक बनाया जाता है। तो इसके द्वारा भी जो है बच्चों को जो वीडियो है, ठीक है, मॉडल है, चार्ट है, तो उनको समझाया जाता है, ठीक है। फिर हम समस्या समाधान विधि की बात करते हैं, तो ये क्या है? तो पाठ में प्रस्तुत समस्या या किसी स्थिति का समाधान विद्यार्थियों से खोजने का प्रयास कराता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि मान लो बच्चा शिक्षक बच्चे को कक्षा में कोई पाठ पढ़ा रहा है, अब पढ़ाते पढ़ाते मान लो आजादी के बारे में बता रहा है, गांधी जी के बारे में बता रहा है, ठीक है, किसी एक हम देखते हैं कि व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी विषय के बारे में बात हो रही है, तो बात करते करते शिक्षक कह सकता है कि अच्छा, अगर हम बात करते हैं गांधी जी की बात करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने मतलब उदाहरण के लिए कि उन्होंने जो है सत्याग्रह क्यों शुरू किया, ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा क्यों आरंभ किया, उसका क्या कारण था, क्या गांधी जी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अगर कोई कहानी शिक्षक बच्चों को सुना रहा है, ठीक है, मान लो हम नीलकंठ की बात करते हैं, वीर कुंवर सिंह की बात करते हैं, तो अब क्या कुंवर सिंह को अपने हाथ काटने चाहिए थे या नहीं काटने चाहिए थे, ठीक है। नीलकंठ, अगर हम नीलकंठ की बात करें, क्या नीलकंठ को जो जाली घर था उसमें बाकी पंक्षियों की सहायता करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, नीलकंठ और क्या क्या कर सकता था। मतलब इस तरह की जो हम बात करते हैं, तो पाठ में प्रस्तुत समस्या या स्थिति का समाधान विद्यार्थियों से खोजने का प्रयास कराया जाता है। ये विधि चिंतन एवं निर्णय क्षमता का विकास करती है, ठीक है। तो इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। और विश्लेषण विधि की बात करें, तो देखिए विश्लेषण और संश्लेषण दोनों में क्या अंतर है, इसको भी समझने मतलब हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। संश्लेषण मतलब होता है जोड़कर समझना, और विश्लेषण मतलब होता है तोड़कर समझना। अब एक किस तरह की समझ है, तो इसको अगर हम एक उदाहरण के द्वारा समझे, मान लो अगर हम एक अध्याय हम लेते हैं, ठीक है, पापा खो गए, ठीक है, हिंदी में 7वीं कक्षा की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें एक अध्याय है पापा खो गए, या हम नीलकंठ की बात करते हैं, एक अध्याय ले लेते हैं। तो जब आप एक शिक्षक के रूप में आप किस बच्चों को उस अध्याय को समझाओगे, तो एक ही साथ आप सारा तो नहीं बताओगे, उसको अलग अलग भागों में समझाओगे। सबसे पहले अगर नीलकंठ की बात करें, तो जो नीलकंठ जो ये अध्याय है, ये पाठ है, इसकी जो लेखिका है उसके बारे में समझाना है, ठीक है। फिर नीलकंठ का ये जो चरित्र है, नीलकंठ की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आप बताओगे। फिर नीलकंठ किस तरह से जाली घर में गया उसके बारे में बताओगे। नीलकंठ का किस तरह से स्वागत हुआ उसके बारे में बताओगे। नीलकंठ किस तरह से जो जाली घर में सभी बच्चों के साथ मिलकर, मतलब सभी जो पक्षी हैं, ठीक है, सभी जो जंतु हैं उनके साथ मिलकर रहता था, उनकी सहायता करता था, उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर नीलकंठ के साथ जो राधा है, उनकी उसकी परछाई के समान उसके साथ रहती, उनके बारे में बताएंगे। कुब्जा के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से पूरे विषय को छोटे छोटे भाग में बच्चों को समझाना, तोड़ कर समझाना, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको हम कहते हैं विश्लेषण। मतलब पूरा आपका, आप देखेंगे कि हिंदी में अलग अलग जो पाठ है, कोई पाठ मान लो 10 पेज का है, ठीक है, 10 पृष्ठ का है, 10 पेज का है, तो उसको आप एक एक पेज करके छोटे छोटे भागों में आप बच्चों को बता रहे हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विश्लेषण विधि, तोड़कर समझाना, किसी विषय को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझाना। तो इससे क्या होगा, गद्य पाठ के प्रत्येक अनुच्छेद, शब्द और भाव का अलग अलग विश्लेषण किया जाएगा, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। और जब हम संश्लेषण की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब बच्चों को हम छोटे छोटे भागों में सारा जो अध्याय समझा देंगे, तो लास्ट में क्या होगा, सभी चीजों को जोड़कर
चाहे हम लेखिका की बात करें, नीलकंठ की बात करें, उसके चारित्रिक विशेषता की बात करें, राधा की बात करें, कुजा की बात करें, जालीघर की बात करें, सभी चीजों को जोड़कर हम लास्ट में फिर जो शिक्षक संश्लेषण विधि के द्वारा बच्चों को बता सकता है कि अच्छा बताओ, इस पार्ट में आपने क्या क्या पढ़ा, इस पार्ट से आपने क्या क्या सीखा। तो संश्लेषण विश्लेषण मतलब क्या है, छोटे छोटे भागों में अध्याय को पढ़ाना, पूरा करना, और संश्लेषण मतलब लास्ट में जो जो भी अलग अलग भागों में जो बच्चों ने जो अध्याय को सीखा है सभी को जोड़कर एक निष्कर्ष पे पहुंचना कि आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा। तो संश्लेषण क्या है, अलग अलग भागों को जोड़कर समग्र रूप से समझना, समग्र निष्कर्ष और एकीकृत समझ विकसित करने में संश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। सबसे पहले विश्लेषण होता है, अध्याय को छोटे छोटे भागों में बच्चों को बताया जाता है, अलग अलग जो चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनके बारे में बताया जाता है, और लास्ट में सबको जोड़कर एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। फिर हम अर्थ कथन विधि की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक शब्दार्थ कथन है और एक अर्थ कथन है। दोनों में क्या अंतर है? जब हम शब्दार्थ कथन की बात करते हैं तो शब्दार्थ कथन में क्या होता है कि अध्याय में आए जो कठिन शब्द है उनका सिर्फ अर्थ बताया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम अर्थ कथन की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन मेथड की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उसका अर्थ बताने के साथ साथ उसकी व्याख्या भी की जाती है। ठीक है, अब मान लो एक आसान सा हम बात करें, हम सिर्फ एक शब्द ले लेते हैं, शब्दार्थ करते हैं, स्वतंत्रता ले लेते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता अगर हम सिर्फ एक शब्द को लेते हैं तो शब्दार्थ कथन में हम इसका सिर्फ अर्थ बताएंगे, आजादी या किसी तरह की कोई बंधन ना होना। लेकिन जब हम अर्थ कथन की बात करेंगे तो इसका हम अर्थ भी बताएंगे और साथ साथ हम इसका जो महत्व है, इस शब्द का क्या महत्व है, हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है। ठीक है, इस तरह का। और समीक्षा विधि में क्या होती है, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक गद्यांश का वाचन कर भाषाई तत्वों के आधार पर जो जो भी उस अध्याय में जो भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, और जो भी गुण दोष है उसकी समीक्षा करते हैं, क्या क्या सीखा, क्या क्या सुधार की जरूरत है। तो इस तरह से जो अध्याय के जो गुण है, दोष है, उन सभी की समीक्षा आखिर में की जाती है। तो इसको हम समीक्षा विधि कहते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो आपने गद्य शिक्षण की जो अलग अलग विधियां हैं वो आपको पता चल गई। और साथ ही साथ कहानी कथन की हम बात करें, कहानी कथन एक बहुत, मतलब हम कह सकते हैं कि प्राचीन विधि है, और लेकिन आज के समय में भी जितनी पहले जितनी कारगर थी उतनी आज के समय में भी कारगर है, क्योंकि बच्चे कहानी के माध्यम से सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और कहानी के द्वारा बच्चे जो भी सुनते हैं, सीखते हैं, वो लंबे समय तक उनको याद रहता है। तो कहानी कथन की बात करते हैं तो इस विधि के अंतर्गत अध्यापक कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान देता है। ठीक है, जैसे हम पंचतंत्र की बात करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे अध्याय में देखने को मिलती है। वाद विवाद विधि की बात करें तो ये भी आपको पता होगा, डिबेट की किसी एक विषय को ले लिया जाता है, उसके पक्ष विपक्ष में विद्यार्थियों को बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो इस विधि के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों से किसी विषय के पक्ष विपक्ष में अपने विचार रखने को कहता है। ठीक है, तो इससे अगर हम कहें कि बच्चों का जो मौखिक अभिव्यक्ति जो कौशल है वो विकसित होता है इस विधि के द्वारा। ठीक है, और उनको विषय वस्तु का अच्छे से ज्ञान होता है, तर्क के साथ बच्चे अपनी बातों को रखते हैं। फिर नाटक मंचन विधि, ये भी हिंदी भाषा शिक्षण की एक बहुत आप कह सकते हो कि रुचिपूर्ण विधि है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक नाटक आदि पाठों का वाचन कराते समय विद्यार्थियों द्वारा नाटक मंचन कराता है। मान लो कोई कहानी है तो कहानी में अगर कहानी को नाटक मंचन के द्वारा कराया जाएगा तो विद्यार्थी शिक्षक क्या करेगा, उस कहानी के जो अलग अलग पात्र हैं उसकी जो भूमिका निभाने के लिए क्या कहेंगे कि कक्षा में जो अलग अलग विद्यार्थी हैं तो सबको एक अलग अलग पात्र दे देंगे कि तुम खरगोश हो, तुम शेर हो, तुम कबूतर हो। तो इससे क्या होगा कि बच्चा कहानी में रुचि भी लेगा, और यहाँ पे बच्चों का पूरा जो हम शिक्षण अधिगम की बात करते हैं तो उसमें बच्चों की पूरी भागीदारी होगी, और बच्चा खुद से करेगा, खुद से सीखेगा, खुद से समझेगा। तो ये विधि बहुत कारगर विधि है, नाटक मंचन विधि हिंदी भाषा में। ठीक है, अब अगर हम पद्य शिक्षण की बात करते हैं, पद्य को हम कविता भी कहते हैं। अब देखिए गद्य और पद्य की अगर हम बात करें तो जब हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य में विचारों की प्रधानता होती है, लेकिन पद्य की बात करें, कविता की बात करें तो इसका संबंध दिल से होता है। ठीक है, और ये अक्सर लयबद्ध होती है। तो जब हम पद्य या कविता शिक्षण की विधियों की बात करते हैं तो संगीत विधि, अक्सर जब छोटी कक्षा से जब बच्चे हैं कविता, मतलब आप देखेंगे कि छोटी कक्षाओं से बच्चे कविताओं को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, तोता हूँ मैं तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ। ठीक है, या
दूसरा अगर रेलगाड़ी रेलगाड़ी, तो इस तरह से बहुत सारी जो कविताएं हैं बच्चों को याद रहती हैं। ठीक है। तो संगीत विधि के माध्यम से, जैसे एक बहुत है मछली जल की रानी है, ठीक है, तो कविता को लय और स्वर के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिए जरूरी है संगीत विधि का इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे लय और स्वर के साथ बच्चों को बताना, उनको समझाना, ताकि बच्चा उसको खुशी खुशी रुचि लेके बच्चा उसको सीखे। तो इस विधि का प्रयोग ज्यादातर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विशेष रूप से मतलब ये प्रभावी है। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब है कक्षा 8 तक, ठीक है, 8 क्लास तक। फिर वाचन विधि, जैसे हमने बात की, तो कविता में अगर हम वाचन की बात करें तो वाचन शिक्षक आदर्श वाचन करता है, मतलब कविता के बारे में जो कविता का महत्व है, कविता में क्या क्या बच्चे सीखेंगे, तो कविता के बारे में वाचन के आदर्श वाचन के माध्यम से शिक्षक बच्चों को बताता है, ठीक है, कविता को सुनाता है। और फिर विद्यार्थी अनुकरण करते हैं या सस्वर करते हैं। ठीक है, अनुकरण वाचन मतलब शिक्षक के साथ साथ दोहराते हैं। और जब हम कविता शिक्षण की बात करते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, अनुकरण वाचन, जहाँ पे जो शिक्षक बोलता है और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है। तो वाचन, जब हम विधि की बात करते हैं, कविता शिक्षण की बात करते हैं, तो यहाँ पर आदर्श वाचन की हम बात करें तो आदर्श वाचन में तो शिक्षक क्या करता है, बच्चों को कविता के बारे में बता रहा है। लेकिन जब हम इसमें सस्वर वाचन की बात करते हैं तो सस्वर वाचन में क्या होता है कि शिक्षक एक लय के माध्यम से, ठीक है, उचित लय और स्वर के माध्यम से कविता बच्चों के सामने गाकर उसको प्रस्तुत करता है, तो उसे हम कहते हैं सस्वर वाचन। और फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं तो वो अनुकरण वाचन। ठीक है। फिर हम व्याख्यान विधि की बात करते हैं तो व्याख्यान विधि में भी क्या है कि कविता के कठिन शब्द हैं, भाव है, अलंकार है तथा संदेश की क्रमबद्ध व्याख्या की जाती है। और ये विधि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर अधिक उपयोगी है। ठीक है। हम संगीत विधि की बात करते हैं, ठीक है, ये अगर प्राथमिक स्तर पे ज्यादा उपयोगी है, तो उच्च स्तर पे हम बात करें व्याख्यान विधि। ठीक है। फिर हम प्रश्नोत्तर विधि की बात करते हैं तो कविता के आधार पर प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की समझ विकसित की जाती है, कक्षा को सक्रिय और सहभागी जो है ये विधि बनाती है। ठीक है, बच्चों की पूरी भागीदारी इस विधि में होती है। अभिनय विधि, तो यह कविता में संवाद पात्र या घटनाएं हो तो उनका अभिनय कराया जाता है, बच्चे जो अलग अलग पात्र का अभिनय करते हैं, ठीक है, या बच्चे खुद से जो है, मान लो मछली जल की रानी है, या अगर हम बात करें हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़ बंद ना रह पाएंगी, तो इस तरह से जो बच्चा है पक्षी का रोल निभाते हुए, हाथ अपना हिलाते हुए कक्षा के सामने कविता गाकर सबको बताता है। तो अभिनय विधि मतलब अभिनय करना, तो यह कविता में संवाद पात्र या घटनाएं हो तो उनका अभिनय कराया जाता है, तो इससे बच्चों में रुचि और भावानुभूति बढ़ती है। ठीक है। फिर हम सौंदर्य बोध विधि की बात करते हैं तो ये उच्च स्तर पर होता है, उच्च कक्षा में होता है, जहाँ पर कविता के रस भाव, कल्पना, विम, प्रतीक, अलंकार, भाषा, सौंदर्य का आस्वादन कराया जाता है। और ये विधि ज्यादातर सौंदर्य बोध विधि की बात करते हैं, ठीक है, तो ये उच्च स्तर पर होती है। ठीक है। और चर्चा विधि की बात करें तो कविता के संदेश, विचार, जीवन मूल्यों पर सामूहिक चर्चा कराई जाती है, विद्यार्थियों में चिंतन और अभिव्यक्ति का विकास होता है। अर्थ कथन विधि की बात करते हैं तो अर्थ कथन और शब्दार्थ कथन दोनों में आपको मतलब इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि शब्दार्थ कथन में कविता में आने जाने आए जो कठिन शब्द हैं उसके बारे में उसका अर्थ बताया जाता है, लेकिन अर्थ कथन में उसी अर्थ की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। तो इस विधि में पूरे वाक्य, अनुच्छेद या भाव के पाठ के भाव और संदेश की व्याख्या की जाती है। और इस विधि के अंतर्गत अध्यापक क्या करता है, जो पद्यांश है, गद्यांश लेकर पद्यांश का वाचन करके उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ विद्यार्थियों को बता, तो यहाँ पे गद्यांश नहीं पद्यांश होगा। ठीक है। और शब्दार्थ कथन में क्या होता है, कठिन शब्दों का सिर्फ अर्थ बताया जाता है, लेकिन अर्थ कथन में उन कठिन शब्दों का अर्थ भी बताया जाता है और इसकी व्याख्या भी की जाती है। ठीक है। अब जैसे मान लो एक उदाहरण है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो उन्मुक्त, तो उन्मुक्त का अगर हम इसका अर्थ देखेंगे तो शब्दार्थ कथन विधि में हम सिर्फ उन्मुक्त का अर्थ बताएंगे, ठीक है, खुले आसमान में, ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र होना। और साथ ही साथ जब हम इसका अर्थ कथन विधि की बात करेंगे तो उन्मुक्त के हम बात करेंगे कि जो पंछी हैं, ठीक है, ये पिंजड़े में नहीं रहना चाहते, ये इनको भगवान ने पंख दिए हैं खुले आकाश में उड़ने के लिए, तो ये उन्मुक्त गगन में, ठीक है, भ्रमण करना चाहते हैं।
क्योंकि अगर हम कहें कि ये नभोचर होते हैं तो ये कैद में नहीं, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इस तरह से हम उन्मुक्त की व्याख्या करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो शब्दार्थ कथन में सिर्फ कठिन शब्द का अर्थ बताया जाता है, और अर्थ कथन में अर्थ के साथ साथ उसकी व्याख्या भी की जाती है। फिर हम व्याकरण शिक्षण की विधियों की बात करते हैं। तो अक्सर जब हम देखते हैं ना कि आप एग्जाम जाएगा, आपका सीटेट एग्जाम आएगा या आगे भविष्य में इंटरव्यू होंगे, तो वहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं कि व्याकरण शिक्षण जो विधियां हैं, आप किन विधियों के द्वारा बच्चों को व्याकरण पढ़ाएंगे, छोटे स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर किन विधियों का प्रयोग करेंगे, और उच्च स्तर पर किन विधियों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जब हम आगमन विधि की बात करते हैं ना, तो आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को जब व्याकरण पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे मान लो संज्ञा है, तो संज्ञा पहले नहीं बताई जाएगी, पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाएंगे कि अच्छा, राम खाना खाता है, ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, मोहन रो रहा है। तो इसमें फिर बच्चों से पूछा जाता है, रो रहा है, ठीक है, दिल्ली, राम, ये सब क्या है। तो बच्चा बताएगा कि राम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, रो रहा है, भाव का बोध कराता है। तो फिर आप आगमन विधि में पहले आप उदाहरण दोगे, फिर आप बाद में नियम बताओगे, ठीक है, कि अच्छा, किसी व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। लेकिन निगमन विधि में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर पहले आप नियम बता दोगे कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, किसी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, फिर आप उदाहरण दोगे। तो आगमन विधि ज्यादातर प्राथमिक स्तर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, और निगमन विधि जो है उच्च स्तर पर इस्तेमाल की जाती है। आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। निगमन में नी से नियम, ठीक है, याद रखना, पहले नियम बताए जाते हैं, परिभाषा बताई जाती है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। तो आगमन और निगमन दोनों विधि, अगर दोनों को मिला दें, तो इस विधि में आगमन और निगमन विधियों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे पहले उदाहरण संभव हो तो उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम, और या तो फिर नियम बता के उदाहरण। तो यहाँ पे दोनों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आगमन में पहले उदाहरण बताया जाता है, निगमन में पहले नियम बताए जाते हैं, और आगमन निगमन विधि में दोनों ही का मिक्स मिला के ही प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि जो है छोटी कक्षाओं के लिए है, निगमन विधि जो है बड़ी कक्षाओं के लिए है, और आगमन निगमन दोनों विधि तो सभी कक्षाओं में चल सकती हैं, ठीक है। फिर प्रयोग एवं अभ्यास विधि। तो यहाँ पर निरंतर अभ्यास के माध्यम से व्याकरण सीखना, ठीक है। तो लगातार बच्चा खुद से प्रयास करेगा, शिक्षक भी बच्चों को अलग अलग क्या करेंगे, उनको चाहे हम असाइनमेंट की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, तो इस तरह से बच्चों को बार बार इस तरह के काम देंगे, गृह कार्य देंगे, तो बच्चा प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से सीख जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस, ड्रिल, इस तरह की चीजें। और भाषा संसर्ग विधि। तो भाषा संसर्ग क्या है, भाषा के स्वाभाविक प्रयोग द्वारा व्याकरण सीखना, ठीक है। तो भाषा संसर्ग में क्या कहा जाता है कि बच्चों को भाषा तो व्याकरण तो सिखाओ, लेकिन व्याकरण से सिखाने के लिए अलग से कक्षा का लेना जरूरी नहीं है, अलग से व्याकरण की बुक बच्चों को दिखाना जरूरी नहीं है, उसके द्वारा पढ़ाना जरूरी नहीं है। आप सामान्य रूप से जो पाठ पढ़ा रहे हैं ना, आप मान लो कोई कहानी बच्चों को बता रहे हैं, तो कहानी में कोई नाम आता है, कोई जगह का नाम आता है, तो उस कहानी में बीच बीच में आप बता दो कि किसी जगह का बोध कराने वाले, किसी स्थान का या नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। या आम लाल है, या इस तरह से, मतलब संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण, और ये सारी चीजें जो भी हैं, आप उसके लिए अलग से व्याकरण की कक्षा मत लगाओ। आप सामान्य रूप से जो अलग अलग पाठ पढ़ा रहे हैं, उसी के साथ साथ आप बच्चों को व्याकरण मतलब बताओ, तो अलग से जरूरत नहीं है व्याकरण पढ़ाने की। तो इसे हम क्या कहते हैं, भाषा संसर्ग विधि, भाषा के स्वाभाविक प्रयोग द्वारा व्याकरण सिखाना, ठीक है। फिर पाठ्य पुस्तक विधि, नाम से समझ में आ रहा है कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से व्याकरण को पढ़ाना। फिर सूत्र विधि, सूत्र या नियम याद करके अभ्यास कराना, जैसे कि हमने निगमन विधि में पढ़ा, उसी से मिलता जुलता है कि सूत्र के द्वारा ठीक है, नियम याद करा के अभ्यास कराना, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने भाषा शिक्षण की अलग अलग विधियां, गद्य शिक्षण की विधियां क्या है, पद्य शिक्षण की विधियां क्या है, व्याकरण शिक्षण की विधियां क्या है, हमें पता चली। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।